मैं मिथिलेश कुमार, दिल्ली पब्लिक स्कूल शिवान का पीजीटी बायोलॉजी टीचर आज इन हाउस ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझने से पहले हम लोग साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। सर नेक्स्ट, साइकोलॉजी क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, कितनी थ्योरियां हैं इसके बारे में। तो साइकोलॉजी जो है, यह साइकोलॉजी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड आता है साइकी और दूसरा होता है लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल। साइकी वर्ड जो है वो सोल से मतलब सोल, उसका मीनिंग आता है साइकी का, वो ग्रीक वर्ड है। और उसी तरह से लोगोस जो है वो भी ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब आता है एस्टर्ड। तो इस तरह से साइकी एंड लोगोस से मिलकर के ये साइकोलॉजी बनता है, जिसमें हम लोग सोल का स्टडी करते हैं। सोल मींस जिसको हम लोग हिंदी में मन कह सकते हैं या फिर दिमाग कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मन की या दिमाग की स्थितियों का अध्ययन हम करते हैं। मन हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उनके कितने स्टेजेस होते हैं, उनके एक्टिविटीज को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो साइकोलॉजी वर्ड जो है, इसको सबसे पहले क्रोटिन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने यूज किया था। वो अपने एक बहुत ही फेमस बुक में इस वर्ड को लिखा था, जिस बुक का नाम है साइकोलॉजिकल रिलेशन एंड इन ह्यूमन। इस तरह का एक बुक है जिसके अंदर उन्होंने साइकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले बोला था। फिर ऐसे दिखाया था हिस्ट्री के बारे में। तो साइकोलॉजी तो हम लोग अभी इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम में भी साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च हुए हैं, इसके ऊपर काफी स्टडी किए गए हैं। जैसे कि एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है अपना इजिप्ट का हो गया, ग्रीस का हो गया, चाइना, इंडिया, पर्सिया, इन सब में साइकोलॉजी का स्टडी पहले हम लोग फिलॉसफी में किया करते थे। फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हम लोग साइकोलॉजी पढ़ा करते थे। आगे चल करके इसका अलग ब्रांच बना, तब साइकोलॉजी शुरू हुआ। तो यहाँ पे हम लोग जो साइकोलॉजी का स्टडी करने जा रहे हैं, ये स्पेशली चिल्ड्रंस का साइकोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें चिल्ड्रन का साइकोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जब हम चिल्ड्रन साइकोलॉजी पढ़ लेंगे तो उसके बाद से हम आसानी से समझ पाएंगे कि चिल्ड्रन जो है वो कैसे बेटर कर सकते हैं, उनके बेटरमेंट के बारे में हम आसानी से समझ पाएंगे। तो उसके बाद से हम ये प्लानिंग कर पाएंगे कि चिल्ड्रन को हम और बेटर कैसे समझा सकते हैं और कैसे उनको समझ सकते हैं, इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। उनके प्रॉब्लम्स जो होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके ओरिजिन हम देख पाएंगे कि हम वो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। उसके बाद से उनकी ओरल हाइजीनिक के बारे में भी हम लोग देख पाएंगे। फिर यहाँ पे जो है चिल्ड्रन में डेवलपमेंट होता है, एक तो नेचुरली होता है और दूसरा जो हम उनके साइकोलॉजी को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे उसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग कुछ और अच्छा कर पाएंगे, उन लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, जिससे बच्चे का भविष्य अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट सर, यहाँ पे साइकोलॉजिकल थ्योरी जो है, बच्चों के साइकोलॉजी के लिए जो थ्योरी बनाई गई है, उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है साइकोडायनिक थ्योरीज, दूसरा है बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी। यहाँ पे इस ट्रेनिंग में हम लोग केवल साइकोडायनिक थ्योरी के बारे में ही पढ़ेंगे। और साइकोडायनिक थ्योरी जो होती है उसको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है, क्योंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है उनके लिए तीन साइकोलॉजिस्ट ही फेमस हैं और उन्हीं की दी हुई थ्योरी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड है, दूसरा है एरिक एरिक्सन, तीसरे हैं जेम्स पिगेल। तो इन्हीं के बारे में, इन्हीं के दी हुई थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले ये थ्योरी ऑफ साइकोडायनिक डेवलपमेंट जो है, ये जो है सबसे पहले कौन दिए थे, तो सिगमंड ने दिया था। और सिगमंड जो है, इन्होंने न्यूरॉन को, यानी हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं उनको इन्होंने दो पार्ट में बांटा था। वैसे ये न्यूरॉन को बांटने का एक अलग कैटेगरी है, ये बायोलॉजिकली नहीं बांटा गया है, साइकोलॉजिकली बांटा गया है। वैसे न्यूरॉन तो बायोलॉजिकल टॉपिक होता है, तो हम बायोलॉजी में उसको अलग तरीके से डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन को इन्होंने बस बोला है कि न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं, फाइन न्यूरॉन और साइन न्यूरॉन, जिसमें फाइन न्यूरॉन का इन्होंने फंक्शन बताया है
ये जो होता है हमारे इमोशन के कंडीशंस के लिए ये मतलब रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। और साइड न्यूरॉन जो होता है ये हमारे इमोशंस को स्टोर करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। कहने का मतलब कि हम जो भी इमोशन हम फील कर रहे हैं, हमारे अंदर जो एक्टिविटी चल रही है उनको फील करने वाला, उसको प्रोसेस करने वाला जो न्यूरॉन है वो फाइन न्यूरॉन हो गया। और साइन न्यूरॉन जो है हमारी मेमोरी को स्टोर करने वाला न्यूरॉन हो गया, यानी वो हमारी मेमोरी को स्टोर करता है। यानी कि जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसमें से जो एक्टिविटी चल रही है हमारे ब्रेन द्वारा कंट्रोल की जा रही है वो कहीं ना कहीं हमारे फाइन न्यूरॉन से हो रहा है। यानी कि अभी जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इस ट्रेनिंग में हम जो भी देख रहे हैं, हम जो समझ पा रहे हैं वो हमारा फाइन न्यूरॉन का काम है। और इसमें से कुछ बातें हमारे माइंड में स्टोर भी होंगी, जो हम लोग सुन पा रहे हैं इसमें से कुछ बातें स्टोर होंगी हमारे माइंड में, तो जो स्टोर होंगी वो हमारा साइन न्यूरॉन स्टोर करने का काम करेगा। नेक्स्ट, इसके बाद से सिग्मोइड जो है हमारे ब्रेन को समझने के लिए अलग अलग मॉडल्स दिए, जिसमें से दो मॉडल सबसे मशहूर है, उन्हीं दोनों मॉडल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मॉडल है टोपोग्राफिक मॉडल, दूसरा है साइकिक मॉडल। तो टोपोग्राफिक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर ह्यूमन के ब्रेन को देखें, ह्यूमन के सोल को देखें तो तीन टाइप के हो जाते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा प्री कॉन्शियस माइंड और तीसरा सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, इसके बारे में जनरली हम लोग कभी ना कभी बात तो कर ही लेते हैं। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है ये हमारे ब्रेन का एक स्टेज है, मतलब ऐसे पार्ट नहीं कर सकते कि हमारे ब्रेन का पार्ट है, क्योंकि ब्रेन का पार्ट तो बायोलॉजी पढ़ाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वगैरह चीज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग उसके स्टेज को पढ़ रहे हैं कि हाँ उसके स्टेज क्या क्या हो सकते हैं, कितने स्टेज तक हम लोग काम कर पाते हैं। तो वही यहाँ पे आ रहा है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है ये हमारे ब्रेन का वो स्टेज होता है जिसमें हम पूरी तरह से सचेत होते हैं, हर काम हम कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। यानी अभी जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं ये हम इस समय हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। यानी कि हम जो बोल रहे हैं हम सोच सोच के बोल रहे हैं कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आप सुन पा रहे हैं। यानी हम हर एक्टिविटी को हम अपने से कंट्रोल कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो वो सारी बातें हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अब दूसरा होता है प्री कॉन्शियस माइंड। तो प्री कॉन्शियस माइंड जो होता है ये हमारे ब्रेन का वो स्टेज होता है जिसमें हम लोग ना ही मतलब कि पूरी तरह से कॉन्शियस होते हैं और ना ही नॉन कॉन्शियस, दोनों के बीच वाला ये मतलब कि ट्रांजिशन फेज कर सकते हैं इसको, है ना। यानी कि जब हम लोग सोए हुए रहते हैं तो जब सोए की कंडीशन हम कह सकते हैं कि वो प्री कॉन्शियस में रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है सब कॉन्शियस या उसी को ऑन कॉन्शियस कहेंगे। तो ऑन कॉन्शियस वाला माइंड जो है वो स्टेज जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसको हम लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हाँ, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसको ट्रेस कर पाते हैं, उस स्टेज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। नेक्स्ट, अब यानी कि इसको डिफाइन करके अच्छे से वही बातें यहाँ पे लिखी गई जो हमने पहले बताया। नेक्स्ट करिए। अब देखिए ये जो माइंड के जो स्टेजेस रहे उनको समझने के लिए एक यहाँ पे आइसबर्ग मेटामॉर्फिज्म के द्वारा इस थ्योरी को समझा जा सकता है कि कौन सा कॉन्शियस माइंड होता है, कौन प्री कॉन्शियस होता है, कौन ऑन कॉन्शियस होता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है वो डायग्राम है एक आइसबर्ग का, यानी कि एक ओशियन के अंदर आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है। तो जब आइसबर्ग में फ्लोट कर रहा है तो हम लोग जब ओशियन के अंदर जब जाते हैं मतलब उसके सरफेस पे हम लोग स्विम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। तो हम जब आइस के सरफेस समुद्र के सरफेस पे हम जब फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, तो वहां पर कोई आइसबर्ग दिखता है तो हम लोग को लगता है कि आइसबर्ग का जो साइज ऊपर दिख रहा है वही उसका साइज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि आइसबर्ग का ऊपर का जो लाइनिंग दिया गया है वो समझिए कि समुद्र का जो वाटर लेवल है वो है, और वाटर लेवल से ऊपर जो दिख रहा है वो कॉन्शियस माइंड है। यानी हमारे माइंड का 3 स्टेज यही बताया, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। तो उसी में ये आ रहा है कि जो कॉन्शियस है वो ऊपर दिख रहा है, यानी आइसबर्ग का वो पार्ट जो हमको दिख रहा है तो उसको हम मान ले ब्रेन का पार्ट मान लेते हैं, जो हमको दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया, कॉन्शियस हो गया। और वो पार्ट जो डीप सी में है, जो हम देख नहीं पा रहे, वाटर के अंदर बहुत ज्यादा है, कई किलोमीटर अंदर हो सकता है, कई मीटर हो सकता है, कई फीट अंदर हो सकता है, जिसको नहीं देख पा रहे हैं, वो हो गया अनकॉन्शियस। और इन दोनों के बीच में यानी कि वाटर सरफेस के जस्ट नीचे वाला एरिया जो ट्रांजिशन में है, यानी हल्का हल्का उसको देख भी सकते हैं आप, कुछ पार्ट उसका नहीं भी दिखाई देगा, तो हो गया आपका प्री कॉन्शियस। तो इस तरह से माइंड के 3 स्टेजेस को समझने के लिए ये आइसबर्ग मेटामॉर्फोसिस जो है ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, इसके बाद से ये जो हम लोग देखे टोपोग्राफिक के मॉडल के हिसाब से हम लोग माइंड के 3 स्टेज देख लिए। अब अगला स्टेज है साइकिक मॉडल, यानी ये माइंड का एक और स्टेज को समझने के लिए दूसरा साइकिक मॉडल आ जाता है। तो साइकिक मॉडल में आता है ईद, ईगो, सुपर ईगो। तो ये ईद जो होता है ये भी हमारे माइंड का स्टेज ही है।
ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग अनकॉन्शियस को देखें तो अनकॉन्शियस जो होता है उसी का एक दूसरा फॉर्म है ईद, है ना, इसको आइड नहीं कहेंगे ईद कहेंगे। तो ईद जो होता है पूरी तरह से अनकॉन्शियस पार्ट होता है ब्रेन का, वो एक स्टेज होता है जो बाय बर्थ होता है, यानी जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो पैदा होने से लेकर के 3 साल तक वो ईद के कंडीशन में रहता है, यानी उस कंडीशन में बच्चा सोचता समझता नहीं है, बिल्कुल सोचने वाली उसके पास स्थिति नहीं रहती है। वो जो भी करता है वो बस तुरंत आराम के लिए करता है ना, उसमें कुछ ज्यादा ये नहीं होता है कि हमको ये काम करेंगे तो हमको ये फायदे मिलेंगे, उसका ऐसा कुछ सेंस नहीं होता है क्योंकि उसके पास अभी सोचने की क्षमता नहीं आई है। यानी बिल्कुल ही कह सकते हैं कि सोचने के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में सेंसलेस है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ईद। यहाँ पे बच्चा सोच नहीं पा रहा है क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कुछ नहीं, बस उसको अपने सेटिस्फेक्शन से मतलब है, आराम से मतलब है, उसको अपनी खुशी से मतलब है। इसलिए कहा जाता है कि ईद जो होता है ये प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी बच्चा कोई भी काम तब करेगा जब उसको उससे खुशी मिलेगी। यानी बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग करता है, क्यों ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, दूध क्यों पिएगा मां का, क्योंकि उसको उससे खुशी मिल रही है, आराम मिल रहा है ना। बच्चा जो है किसी देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं सभी पर्सन के पास नहीं जा पाते, सभी लोगों के पास नहीं जा पाते, किसी चुनिंदे पास आदमी के पास जाता है, क्योंकि वो उस पर्सन को बिल्कुल ही उनके पास नहीं जाएगा जिनसे उसको खुशी नहीं मिलती हो, है ना। जैसे मेरे घर में भतीजी है मेरी, तो उसका भी यही कंडीशन है, वो भी सबके पास नहीं जाती है ना। लेकिन जिस इंसान के साथ उसको खेलना अच्छा लगता है, जिनकी बातों को समझ पाती है, जो उससे बातें करने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसके पास आसानी जाती है, और बाकी जो ऐसा नहीं कर पाता उनसे दूर हो जाते हैं। तो बच्चों का ये होता है, भले वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है, ईद में है, लेकिन उसके अंदर ये सेंस जरूर है कि किससे हमको खुशी मिल रही है, तो उसको खुशी से मतलब है, जो उसको खुशी मिल रही है उस हिसाब से वो काम करेगा, तो जिस काम से भी खुशी मिले वो काम वो करेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में जो होता है अनफुलफिल्ड डिजायर होते हैं इसके अंदर, यानी बच्चे जो है वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं ईद के कंडीशन में। जब भी वो रहेगा तो कभी भी वो मतलब खुश तो होगा लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, कोई भी काम करके सेटिस्फाई नहीं होगा। इसीलिए बच्चे को देखिएगा, और ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, हर 10 मिनट बाद फिर ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, छोड़ेगा फिर करेगा, यानी कि उसको सेटिस्फेक्शन उसको नहीं है, तो ये बात यहाँ पे ईद में आ जाता है। और ये भी किस में आ रहा है, तो अनकॉन्शियस ब्रेन के पार्ट में ही आ रहा है, यानी अनकॉन्शियस मन का ही ये पार्ट है, ठीक है। अगर फिर आगे है ईगो, तो ईगो जो है ये भी हमारे मतलब कि साइकिक मॉडल में हमारे सोल का ही एक पार्ट हो गया, एक स्टेज हो गया। इसमें क्या होता है, तो ये कॉन्शियस स्टेज का होता है। तो ये ईगो जो होता है ये 3 वर्ष की उम्र में मतलब डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी इसमें हम बताना भूल गए कि ईद जो होता है ये बाय बर्थ होता है, यानी कि ये 0 से इसका शुरू होगा और 3 वर्ष तक चलेगा, ईद में रहेगा बच्चा, और ईद से बाद जो है उसमें आ गया तो ईगो में आ गया। ईगो मतलब वो हम लोग जो ईगो की बात करते हैं वो वाली ईगो नहीं है, यहाँ पे ईगो मतलब उसको सोच समझ आने लगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से वो कॉन्शियस माइंड वाले पार्ट में आ गया, कॉन्शियस स्टेज में आ रहा है ईगो के अंदर, ठीक है। और ये जो होता है ईगो ये पुलिसमैन की तरह काम करता है, कहने का मतलब कि ईगो जो है यह अनकॉन्शियस पार्ट है, और सुपर ईगो जो है ये पूरी तरह से मोरालिटी के प्रिंसिपल पे काम करने वाला चीज है। यानी ब्रेन का ऐसा स्टेज जो ईद जो है ये ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चे को कुछ भी सेंस नहीं है, क्या गलत है क्या सही है उसको कोई मतलब नहीं है ना। और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी पे काम करने वाला स्टेज है ब्रेन का। जैसे कि हम लोग अपनी एग्जांपल ले लिए नॉर्मल मोबाइल फोन की, तो एक छोटे बच्चे को अगर मोबाइल फोन देते हैं तो क्या करेगा, मोबाइल फोन में कुछ भी खोलेगा, कुछ भी देखेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है उससे मतलब नहीं है, बस उसको किए जा रहा है, ऑपरेट किए जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और वही मोबाइल फोन अगर किसी ओल्ड इंसान को देते हैं जो टेक्नोलॉजी से काफी दूर है, तो वो क्या करेंगे, बस उस मोबाइल को उतना ही यूज करेंगे फोन के लिए, फोन आया यूज करेंगे फिर रख देंगे, उसको फिर दूसरा मतलब उनका नहीं होता, यानी एक लिमिटेशन वहां पे आ जाती है एज के अनुसार। फिर ये ईगो जो है ये दोनों के बीच में रहता है, यानी कि ईद कह रहा है कि कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ थको नहीं, बिना थके करते जाओ। और सुपर ईगो जो है ये लिमिटेशन रख रहा है कि नहीं हमको इतना ही तक करना है, इससे हमको इतना काम लेना है उतना ही करना है, ठीक है। और ईगो जो है ये बीच में आ रहा है, तो ये सुपर मतलब कि पुलिसमैन का काम कर रहा है, यानी कि ना ईद की बात को रख रहा है ना ईगो की बात को रख रहा है, दोनों को मर्ज करके एक बीच में सेंटर बना रहा है ना। तो ये पुलिसमैन की तरह काम कर रहा है, यानी कि बच्चे को ज्यादा मोबाइल चलाने के लिए भी प्रेरित नहीं कर रहा है, और बुजुर्ग को बिल्कुल भी उनको मतलब लीव करने के लिए भी प्रेरित नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, तो वहां पे बीच का लाइन निकाल रहा है, बीच का रास्ता निकाल रहा है, ताकि सबको ये अच्छा लगे कि ये यहाँ पे आ रहा है। फिर जो है ये रियलिटी
बेस होता है, ईगो जो होता है रियलिटी बेस होता है, यानी बच्चे उसी काम को करेंगे जो उनको रियल दिखेगा, वास्तव में जो सामने दिखेगा वो करेंगे, और जो नहीं दिखेगा वो नहीं करेंगे। किसमें? ईगो के अंदर। ठीक है, फिर आगे आता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या हो गया? अभी हमने बताया कि मोरालिटी बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये माइंड का अगला स्टेज हो गया, जिसमें मतलब ब्रेन जो है पूरी तरह से मोरालिटी को ध्यान में रख के काम करेगा, है ना। जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है वही करेगा, जो अच्छा नहीं है वो नहीं करेगा। हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है वो करेगा, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है वो नहीं करेगा। बिल्कुल मतलब कि एक ओल्ड एज इंसान की तरफ सोचेगा, ऐसे करेगा। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते जी। अब यहाँ पे जो है इसी थ्योरी में अगला पार्ट आ रहा है साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो है इसमें क्या बातें कही गई है, इसको हिंदी में कह सकते हैं मनो लैंगिक विकास की अवस्थाएं। तो ये साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है, इसमें हम मतलब कि बच्चे का डेवलपमेंट 0 से लेकर के यंग होने तक कैसा होता है उसके बारे में देखा जाएगा, जिसमें इसके 5 स्टेज बनाए गए हैं। जैसे पहला स्टेज होता है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज कब से शुरू हो रहा है? तो 0 से शुरू हो रहा है और 1.5 ईयर तक चलता है। ठीक है, यानी कि ओरल स्टेज में बच्चा को देखिएगा वो हमेशा जो भी काम करेगा वो माउथ से करने की कोशिश करेगा। कुछ भी हाथ मिलेगा तो तुरंत वो मुंह मिलेगा, मतलब वो उस काम पे फोकस करता है जो उसके माउथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है लिबिडो। लिबिडो वर्ड जो है ये मतलब कि ये एक एनर्जी को इंडिकेट करता है। लिबिडो साइकोलॉजी में लिबिडो टर्म जो है ये एनर्जी को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो है इसमें लिबिडो ओरल बेस होता है। ठीक है, यानी कि बच्चा का जो एनर्जी है वो माउथ से रिलेटेड होता है, उसके ओरल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, पूरी फोकस करता है उसके माउथ के ऊपर। कुछ भी अगर देखेगा तो तुरंत उठाएगा, मुंह में ले लेगा, और सो गया तो जीभ से चाटेगा, मतलब कुछ भी उसके ओरल से ही रिलेटेड होगा। तो वो हमारा हो जाता है इसका माउथ ओरल स्टेज या माउथ स्टेज, जिसमें हर एक्टिविटी वो माउथ से ही करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है एनल स्टेज। एनल स्टेज जो है ये 1.5 ईयर से 3 ईयर तक चलता है, और इसमें जैसे कि अभी हमने देखा कि माउथ वाले स्टेज में ओरल स्टेज में कि लिबिडो पूरी फोकस किस पे कर रहा है, तो वो माउथ पे कर रहा है। इसमें लिबिडो किस पे फोकस करेगा? एनल के ऊपर फोकस करेगा, एनल एरिया पर फोकस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा बैठने की कोशिश करेगा। एनल एरिया मतलब कि उसका बैक साइड जो होता है उसके ऊपर उसका कंसंट्रेशन रहेगा। कुछ भी करेगा तो बैठ के करेगा, कहीं भी कुछ भी देखेगा उस पे चढ़ जाएगा, बैठने की कोशिश करेगा। ये उसका ये मतलब एनल स्टेज में दिखाता है। फिर उसका आता है एनल एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी, है ना। तो यहाँ पे जो है उसका जो भी डेवलपमेंट होगा वो स्लोपी या डिसऑर्गेनाइज्ड या फिर रेक्लेस या कार्टिलेज डिफाइंड, मतलब ये जितने भी उसके डेवलपमेंट होंगे उसमें एनल से रिलेटेड ही डेवलपमेंट होंगे। उसके बोन्स जो डेवलप होंगे वो उसके एनल साइड पे ही बोन डेवलप होंगे, यानी कि एनल स्टेज जब बच्चा आ जाएगा तो दौड़ने खेलने वाली कंडीशन उसकी शुरू हो जाती है। उसके पहले वाले स्टेज में तो बच्चा बैठना शुरू करता है, खड़ा होना शुरू करता है, ये सारी बातें वहां पे आती है। फिर वहां पे आ रहा है एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी, यानी कि वो उसमें वो हमेशा अब क्लीनिंग पे कोशिश करेगा कि ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चा कहीं भी कुछ भी मतलब कि पॉटी कर सकता है, गंदा कर सकता है, उसको साफ करने वाली कंडीशन से वो सीखता है इस कंडीशन में, ये स्टेज में, है ना। तो ये सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे आ गया फैलिक स्टेज। ठीक है, तो फैलिक स्टेज जो होता है ये आपका 4 से 5 साल में शुरू होता है। तो हाँ, फैलिक स्टेज जो है इसमें 4 से 5 चलिए ठीक, ये 4 से 5 में शुरू हो रहा है, और ये जो स्टेज है वो सुपर ईगो वाले स्टेज में आ जाता है। ठीक है, फैलिक जो है सुपर ईगो में आ जाता है, यानी कि इसके पहले जो भी था वो अनकॉन्शियस में था, है ना, सुपर कॉन्शियस में था, ईगो में था, अब आगे ये सुपर ईगो, यानी कि यहाँ पे अब बच्चा डिफरेंशिएट करने लगेगा कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इन सारी बातों को वो जो अब ध्यान देने लगेगा। ठीक है, तो वो एक्शन पे अब फोकस करेगा, उसके रिजल्ट पे फोकस करेगा। ठीक है, वो वही करेगा जो उसको करना चाहिए, मतलब जो सामने दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करेगा, और जो सामने नहीं दिख रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं करेगा। बच्चा अगर पढ़ भी रहा है तो पढ़ने के टाइम पे उस चीज को पढ़ना पसंद करेगा जो उसके सराउंडिंग में है, और उसको पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा जो सराउंडिंग में नहीं है। ये बात यहाँ पे आती है। ठीक है, यानी कि हम कुछ भी हम अपनी ही बात बता रहे हैं, हम मतलब कि शुरू से
अपनी कंडीशन हम देखे हुए हैं कि हम मैथ में धीरे धीरे वीक होते चले गए। इसका रीजन ये रहा कि बचपन से सबने यही कहा कि मैथ पढ़ो, लेकिन क्यों पढ़ो किसी ने नहीं बताया। मैथ का यूज हमको ज्यादा दिखता ही नहीं था, बस हाँ ये मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ये तो दिखा। लेकिन जब 10th में, हम 10th की बात बता रहे हैं, 10th में जब आ गए तो वहां पे त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता था। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन वो चैप्टर जो है वो हम अच्छे से पढ़ कर लिए, लेकिन वहीं नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का जो थ्योरीज है वो हमको बिल्कुल ही नहीं पसंद आया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ही दो पार्ट, एक नॉर्मल थ्योरेटिकल हो गया, एक प्रैक्टिकल हो गया। तो प्रैक्टिकल जो है वो आसपास दिख रहा है, तो उसको हमने समझा, वो जाना। आज जो प्रैक्टिकली नहीं दिख पा रहा है उसे हम नहीं समझे, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा मैथ कमजोर पढ़ता चला गया। और बायोलॉजी की बात कर लें तो 8th क्लास से हमको बायोलॉजी अलग मिल गया, और जो भी पढ़े हमको आसपास दिखा मिला, इसलिए हमको बायोलॉजी पसंद आ गया, हम करने लगे। तो वही बात यहाँ बच्चे के साथ होती है फैलिक स्टेज में, ठीक है, कि वो वही करेगा जो उसको दिख रहा है, वो बिल्कुल ही नहीं करेगा जो नहीं दिख रहा। ये चीज होती है, इसलिए पढ़ाने के टाइम में भी हम लोग यही करते हैं कि उसको हर चीज उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम जब भी पढ़ाते हैं हमारा यही स्ट्रेटजी रहता है कि हम कोशिश करें कि बच्चों को विजुअलाइज कर दें। अगर सेल बता रहे तो सेल कैसे होता है उसको विजुअलाइज कर दें, टिश्यू कैसे होता है विजुअलाइज कर दें, कौन सा एनिमल कैसा होता है विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए तरह तरह के एग्जांपल हम देते रहते हैं, ठीक है, ये बात होती है। तो यहाँ पे बच्चे को वही वो सीखेगा जो उसको दिख रहा है, नहीं तो नहीं सीखेगा, नहीं सीखेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद से आता है लेटेंसी स्टेज, इसको स्कूल एज भी कहा जाएगा, ठीक है। ये 5 ईयर से स्टार्ट होता है, 11 ईयर तक चलता है, ठीक है। तो इस स्टेज को हम लोग चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है जितनी भी एनर्जी होते हैं वो उसके आगे के लिए प्रोसीड करते हैं, उसके अब टैलेंट को डेवलप करने में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और आगे के फ्यूचर के बारे में बच्चा सोचना शुरू करता है, ठीक है। इसके बाद से इसी में दिया हुआ है जेनाइटल स्टेज। तो जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, तो उसके जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। अब उस बच्चे का जो मतलब अट्रैक्शन होता है वो मतलब कि जेनाइटल के रिलेटेड होने लगता है, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि सेक्सुअल डेवलपमेंट उसके अंदर दिखाई देता है, हार्मोनल चेंजेस में दिखाई देते हैं। तो बच्चे जो हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से आगे मतलब कि डाइवर्ट होने लगते हैं, यहां से जब शुरू होता है, ठीक है, जेनाइटल में, ठीक है। तो ये जो है 11 ईयर के बाद से शुरू होता है और आगे प्रोसीड करता है। और जितने भी एडोलसेंस वाला एज है सब इसी में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं एडोलसेंस का जो भी साइड इफेक्ट हम लोग देख पाते हैं वो जेनाइटल स्टेज में जो भी देख पाते हैं वो हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, क्योंकि ये नेचुरली है। बच्चा जब तक वो लेटेंसी स्टेज तक है तब तक उसके अंदर कुछ ज्यादा खास हार्मोनल चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही लेटेंसी में आता है, जैसे ही वो क्या कहते हैं उसको एडोलसेंस की तरफ प्रोसीड करने लगता है, तो उसमें सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं। और सेक्सुअल हार्मोन रिलीज होने से उसके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके थिंकिंग जो होते हैं, उसका साइकोलॉजी जो होता है चेंज होने लगता है। इसीलिए बच्चा जो होता है हमेशा एंटी सेक्सुअल पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिससे काफी अधिक मतलब कि साइड इफेक्ट देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बच्चों को कंट्रोल करने के लिए ये कर सकते हैं कि उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करें, क्योंकि वो हार्मोनल चेंज है, वो हार्मोनल चेंज है तो करेगा ही करेगा। लेकिन उसको अगर हम लोग जबरदस्ती अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो वहां पे वो कंट्रोल नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम सुबह भी पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक टॉपिक आया अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन के प्रिवेंशन के बारे में, कि कैसे हम अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन में बच्चा कैसे पड़ जाता है और कैसे हम उसको बाहर निकालेंगे और कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो बेसिकली ये बच्चे जो है अगर एडिक्शन में जा रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं, ड्रग का एडिक्शन हो जा रहा है, अल्कोहल का एडिक्शन हो जा रहा है, कुछ भी एडिक्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसका ये जेनाइटल एज रिस्पांसिबल है, और जेनाइटल एज में होने वाले उसके हार्मोनल चेंजेस रिस्पांसिबल है। क्योंकि जब जेनाइटल एज वो है, हार्मोन उसके जब सेक्रेट हो रहे हैं तो वो मेंटली अपने आप को बस अपने आप को ही समझता है, पूरी दुनिया बस हम है, मुझसे टैलेंटेड कोई नहीं है। अगर कुछ भी जब करेगा, माँ बाप जब उसको रोकने की कोशिश करेंगे बाबू ये काम मत करो, तो वो बस एक ही बात समझेगा कि अरे हम तो 9th में आ गए हैं, हम 10th में आ गए हैं, हम ऐसा थोड़ी हैं, हम अनपढ़ थोड़ी हैं, गंवार थोड़ी हैं, हम मेरी अपनी लाइफ है, हम अपनी लाइफ खुद जिएंगे, हम अपनी लाइफ खुद बनाएंगे, अपनी लाइफ के रास्ते खुद बनाएंगे, ऐसे करके वो करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर माँ बाप ये करते हैं कि नहीं, उसको अगर प्रेशर देते हैं कि नहीं हमारी बात को मान लो, प्रेशर देने लगते हैं, तो प्रेशर देने का नतीजा होता है कि वो कहीं ना कहीं एडिक्ट हो जाता है किसी ड्रग का। क्योंकि जब प्रेशर क्रिएट होगा तो उस प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं उसका अपना दोस्त का समाज है, तो प्रेशर की वजह से वो अपने समाज में जाएगा, प्रेशर लेकर समाज में जाएगा, तो समाज भी तो उसका उसी एज का है,
जहां पे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो वे लोग भी कह रहे हैं हमारे घर में यही प्रॉब्लम है। तो हमारी प्रॉब्लम जो थी उस वजह से हम देखो ये एक दवा लेना शुरू किए हैं, क्या सिगरेट पीना शुरू किए हैं। तुम भी पियो, तुम भी आराम करोगे, क्योंकि वहां जो निकोटीन मिलेगा वो निकोटीन क्या कर रहा है, बच्चे के दिमाग के ऊपर हिट कर रहा है। आज बच्चे के दिमाग के ऊपर हिट करेगा निकोटीन तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। एक कुछ समय के लिए जब तक निकोटीन का असर है तब तक वो रिलैक्स रहेगा, बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, वो उसको आराम मिलेगा। तो लगेगा नहीं ये अच्छी चीज है, टेंशन भुलाने का अच्छा चीज है। माँ बाप बोले हैं टेंशन है, चलो ये मार लेते हैं। तो वो बच्चा जो टेंशन में था एडोलसेंस की वजह से, माँ बाप ने उसको कंट्रोल करने का कुछ अलग तरीका अपना लिए। इस वजह से वो बच्चा थोड़ा टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, तो चला गया दोस्तों के बीच। अब दोस्त जो है उसी स्टेज में वो भी है, इसीलिए उसको वो लत लग गया और कहां चला गया, तो एडिक्ट हो गया। सिगरेट का हो सकता है, किसी चीज का वो एडिक्ट हो सकता है ना। तो फिर यहाँ पे उसके बचने का उपाय यही है कि उसको कैसे बचाएं। तो अगर लत लग गया है तो उसको बचाने का एक ही तरीका है कि उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करें, उसको समझाएं, है ना। तो वहीं वहां पे बातें आती हैं कि जब बच्चे को, अब फिर एक और रीजन वहां पे आया कि इसी स्टेज में कोई बच्चा जल्दी घबराता भी है, जल्दी एक्शन ले लेता है, किसी भी चीज के लिए तुरंत एक्शन करेगा, ठीक है। तो उस एक्शन को भी कंट्रोल करने के पास यही तरीके हैं, उसको अच्छे से हम ट्रीट करें। मारने पीटने से कुछ नहीं होगा, डांटने से कुछ नहीं होगा। जितने डांटेंगे, जितना उसको रोकने की कोशिश करेंगे उतना बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते हुए पानी की तरह होते हैं बच्चे इस स्टेज में, है ना। तो जब उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अभी वो सीधे अपने इमोशंस के ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क समझता है। उस समय माता पिता या अपने टीचर के डांट को क्वेश्चन मार्क लगता है, वो उसको दिखता है कि नहीं मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। तो इस तरह से वो और आगे मतलब कि गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जेनेटिक स्टेज में दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा। अब यहाँ पे सारी स्टेज वाइज सारे उसके फीचर्स दे रखे हैं। नेक्स्ट करिए। अगला जो थ्योरी है वो है क्रिक इरप्शंस की थ्योरी है, ठीक है, जिसे साइको सोशल थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, तो स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इसके पहले हम लोग देखा साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में देखा जाएगा कि बच्चे का जो साइको सोशल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। पहले हमने देखा सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसका सेक्सुअली कैसा डेवलपमेंट होगा, ठीक है, किस स्टेज में क्या क्या उसके डेवलप होंगे। अब यहाँ पे उसको कैसे बिहेव करेगा, उसके बिहेवियर के बारे में यहाँ हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी देखिए 8 स्टेज दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने थ्योरी में 8 स्टेज बनाए हुए हैं। जिस सबसे पहले क्या है, इन्फेंट है ना, या फिर नीचे से कहें तो उसमें ट्रू वर्सेस मिसट्रस्ट है, ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। तो इस थ्योरी को एक और थ्योरी के नाम से हम जान सकते हैं, जिसमें ये कंडीशंस अप्लाई होते हैं कि इसमें निगेटिविटी भी आती है ना, यानी निगेटिविटी वाली थ्योरी भी कह सकते हैं। इसमें इस मतलब कि साइकोलॉजिस्ट के अनुसार यही कहा जाता है कि जितने भी कंडीशंस हमारे लाइफ में आते हैं उसके अगेंस्ट ये कंडीशंस साथ में चलते हैं, है ना। यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट होता है तो नेगेटिव पॉइंट भी होता है इनके अकॉर्डिंग। यानी बच्चे को जब भी ट्रीट करें तो हम ध्यान रखें कि बच्चा किस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना। यानी कि अभी हमने जो बोला ना जेनेटिक स्टेज में, तो जेनेटिक स्टेज में जब बच्चा है तो उसका हार्मोन चेंज हो रहा है, उस कंडीशन में बच्चे को जब ट्रीट कर रहे हैं तो अगर उसको मतलब उसकी एक्टिविटी को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बलपूर्वक उसको अगर सप्रेस करेंगे तो वो नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाएगा, है ना। और वहीं उसको अगर प्यार से समझाएंगे, उसके इफेक्ट को, साइड इफेक्ट को समझाएंगे, इंपोर्टेंस को समझाएंगे कि नहीं बाबू देखो तुम ऐसे कर रहे हो, इसका क्या मतलब लॉस हो सकता है तुम्हारे फ्यूचर में, है ना। तो इस तरह से अगर उसको हम समझाते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाता है। जब पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाएगा तो वहीं आगे इसमें ट्रस्ट वाली बात, है ना। तो हर स्टेज में एक पॉजिटिव पॉइंट होगा और एक नेगेटिव पॉइंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि ये इरिक इरप्शंस कौन थे। तो इरिक इरप्शंस जो है ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। यानी कि इनकी जन्म जो है जर्मनी में हुई थी, लेकिन ये आगे चलकर अमेरिका में चले गए, तो ये अमेरिकन नागरिकता इनको मिला। तो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने इसी बात पे फोकस किया कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। और इसमें एक टर्म इनके लिए काफी मशहूर है कि आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी कि इन्होंने जो भी थ्योरी दिया है इसमें हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट दे रखा है ना, तो इसीलिए इनके टर्म को, इनके लिए ये टर्म मशहूर हो गया आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी बच्चे जो होते हैं इनके अकॉर्डिंग, जो बच्चे होते हैं या कोई भी इंसान होता है वो अपने आइडेंटिटी के लिए मतलब कि वर्क करता है। जब भी काम करेगा तो अपने आइडेंटिटी के लिए वर्क करेगा, वो अपने आइडेंटिटी को बनाए रखने की कोशिश करेगा, उसको एक्सटेंड होने से रोकने की कोशिश करेगा, उसको खत्म होने से रोकने की कोशिश करेगा।
है ना। तो आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए जाने जाते हैं इनकी थ्योरी जो है, ठीक है। और इनके थ्योरी को हम लोग चाइल्डहुड वाली स्टेज के नाम से भी जान सकते हैं, चाइल्डहुड थ्योरी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। और इसमें 8 स्टेज है वो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेज जो है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में आता है कि जब बच्चा डेवलप कर रहा है, यानी कि शुरुआती दौर में बच्चा जैसे जन्म लिया, तो जब जन्म लिया है तो उसके अंदर अभी कुछ ज्यादा सेंसस डेवलप नहीं हुई है, बच्चे में ज्यादा सेंसस अभी डेवलप नहीं हुई है। तो ज्यादा सेंस डेवलप नहीं होने से वो बच्चा अब पूरी तरह से ब्लैंक है। अब वो जो वही चीज करेगा जो उसको ट्रस्टेबल लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए फायदेमंद होगा, है ना। तो इसीलिए उस स्टेज में बच्चे की केयर की जरूरत होती है, उसे लव की जरूरत होती है, अफेक्शंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये अगर हम केयर करते हैं अच्छे से बच्चे का तो क्या होगा, वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, लाइफ को पॉजिटिव लेगा और जीने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे उदास होते हैं और उनके लिए लाइफ जो होता है वो क्या हो जाता है, एक जंग सा लगने लगता है, उदासीन सा लगने लगता है। हाँ, यानी कि हम लोग कभी बात करते हैं कि हमारी लाइफ कैसी है, लाइफ को अगर डिफाइन करने की कोशिश किया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ जो होता है वो जंग होता है, कुछ लोग कहते हैं लाइफ जो होता है मौज मस्ती होता है। हर इंसान अपने अपने कहता है, यानी कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो स्टेज है इसी में उनकी गड़बड़ी हुई थी। उनके माँ बाप जब पालन पोषण कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से उनको लाइफ जो है एक जोखिम भरा लगने लगा और उस इंसान को वही लाइफ जो है एकदम मौज मस्ती वाला लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनको उस स्टेज में कुछ अलग बिहेव उनको मिला, वैसा किया गया ना। ये कहने मतलब कि बच्चा कोई है, छोटा बच्चा, वो छोटा बच्चा पॉजिटिव पॉइंट की तरफ कब जाएगा, लाइफ से उसको ट्रस्ट कब होगा। एक छोटे कंडीशन बच्चे ये नहीं करते हैं, कुछ भी हमेशा जानने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर वैज्ञानिक सोच की तरफ होता है। अगर मान लीजिए उसको फोन दे दिए तो पूछेगा फोन क्या है, अब बताइए फोन क्या है, और फोन कर बता देते हैं कि मशीन है, इसको मन नहीं छूना चाहिए, इससे रेडिएशन निकलते हैं, तो फिर वो क्या हुआ, उससे उसका मिसट्रस्ट हो गया, मोबाइल से वो अब दूर होने लगेगा। और वहीं उसके इंपोर्टेंस बता दिया कि नहीं बाबू इससे हम किससे बात कर सकते हैं, दूर कितना हो बैठे हम बात कर सकते हैं, इससे हम कुछ भी सीख सकते हैं, बहुत सारी बातें इसमें हैं जिससे हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी सीखने की कोशिश करेगा, कैसे सीख सकते हैं इससे, तो बताइए उसको। तो ऐसा ही होता है, तो बच्चे जो है जब उसको जो भी बातें पूछ रहा है उसका ट्रस्टेबल आंसर देते जाते हैं तो बच्चा आगे अच्छे सीखते जाता है और लाइफ से उसका मतलब एक अटैचमेंट बनने लगता है, अपने लाइफ को उसका ट्रस्ट होने लगता है और वो सीखने लगता है, ठीक है। और वहीं वहां पे डांट देते हैं, अगर जैसे मोबाइल टच किया तो मोबाइल नहीं छू, डांट दिए, मार दिए, करके आवाज से बोले तो उसमें अब डर बन जाएगा कि नहीं हमको नहीं छूना है, अगर छुएंगे पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगे। तो ये मिसट्रस्ट वाली बात हो गई, यानी जिस चीज पे उसका मिसट्रस्ट बना वो छोड़ देगा, ठीक है। फिर एक और चीज घटना बताते हैं, ये इसके पहले अभी 4-5 साल पहले ये कौटिल्य पंडित नाम का जो लड़का जो काफी मशहूर हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसको गूगल बॉय के नाम से जानते हैं, है ना। तो उसका जो है ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली स्टेज है काफी अच्छी रही थी, क्योंकि वो अपने इंटरव्यू में बात बोला था, उसके माँ बाप भी बोले थे कि नॉर्मल पेरेंट की तरह वो लोग बिहेव नहीं किए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, और बच्चा पूछे आसमान में अगर चांद दिख रहा है तो पूछेगा क्या है, तब कह देंगे चांदा मामा है, और समझ ले मामा है, अब उससे आगे नहीं जानता, बस वो मामा समझ के छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे उस कौटिल्य पंडित के माता पिता क्या बताए, ये चांद जो है ये क्या है, तो एक हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है ना, उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ रोटेट होता है। तब वहां पे एक क्वेश्चन क्रिएट करेगा, ये वहां पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है, तो वहां पे आंसर दीजिए वहां पे क्यों है, यानी कि वहां पे बताया जा सकता है। हाँ, जब अर्थ बनी, अर्थ के बनने के बाद से फिर यहाँ पे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आके क्रैश हुए अर्थ से और क्रैश हुए तब जाके मून बना। अब ये बात वहां बता दी, तो वो बच्चा जो सीख रहा है ना, तो उसको हम पॉजिटिव आंसर देते जा रहे हैं, वो पूछते जा रहा है, आंसर देते जा रहे हैं, हम सही रास्ते उसका आंसर देते जा रहे हैं, और उसको याद कराने की जरूरत नहीं है, वो याद कर देगा। उसके मतलब पेरेंट यही बोले थे, कौटिल्य पंडित के पेरेंट जो है यही बात बोले थे कि हमने ऐसे उसको आंसर दिया और पूछा क्या ये मोबाइल है तो कैसे मोबाइल है, क्या काम करता है, हमने उसको पॉजिटिव आंसर दिया। ये नहीं बोला कि नहीं उससे डरना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा मतलब नेगेटिव कुछ भी आंसर नहीं दिया। इसीलिए वो बात में सीखा हर चीज। अगर कहीं जा रहा है, देख रहा है, हाँ कोई जानवर खड़ा तो क्या है, तो बता दिए वो जानवर है, कौन सा जानवर है, तो भाई वो बिल्ली है, तो बिल्ली है तो उसके क्या फीचर है, कैसे पहचानेंगे वो बिल्ली है, हमने वो भी बताया, मतलब पेरेंट्स को बोले हमने उसको ये भी बताया, हाँ बिल्ली है तो उसके ये फीचर है, क्योंकि 4 पैर का पता नहीं, 4 पैर है, 2 कान है, 2 आंख, 1 पूंछ है, ऐसा अगर बताते हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर 4 पैर, 2 आंख, 2 कान, 1 पूंछ वाला दूसरा जानवर दिखेगा तो उसको बिल्ली समझ लेगा,
लेकिन नहीं, हमने आइडेंटिफाई किया कि बिल्ली है तो इसके क्या क्या फीचर्स है, देखो छोटे कद में है, इसके बॉडी पे क्या लाइनिंग है, ब्लैक लाइनिंग है, ये ब्राउन कलर का है ना, इसे कद ज्यादा बड़ा नहीं हो सकते हैं, ये हमने स्पेसिफिक फीचर उसको बता दिए। तो समझ गए हाँ बिल्ली की स्पेसिफिक फीचर ये है। अब वहां पे हमने अब जैसे सामने फिर अगर डॉग आ गया तो हमने ये भी आइडेंटिफाई कर दिया कि देखो ये बिल्ली नहीं है, देखो उसका स्पेसिफिक फीचर हमने बता रखा है, उसके बॉडी पे लाइनिंग होगी, 4 पैर होंगे, पूंछ होगा, 2 कान होंगे, आंख होंगे, छोटा कद होगा, लेकिन इसका कद बड़ा है, इसके पूंछ टेढ़े हैं, तो क्या है वो बिल्ली नहीं है। बच्चा पहले समझ नहीं ये बिल्ली तो नहीं है, तो पूछेगा ये क्या, तो ये डॉग है, तो वो पूरी तरह से क्या ये डॉग है। तो ऐसा ही उसका जब ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली जो स्टेज थी उसमें उसका परवरिश पॉजिटिवली किया गया, पॉजिटिव बातें सुना, इसीलिए आज उसको गूगल बॉय के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, अगली स्टेज यहां पे आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, है ना, यानी कि स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह, ऐसी ये बात आती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो होता है ये मतलब स्टेज जो है यह 1 से 3 साल तक चलता है। ठीक है, 1 साल से शुरू होगा, 3 साल खत्म हो जाएगा। और इसमें क्या होगा तो उस बच्चे मतलब कि फ्रीडम चाहेंगे, आजादी चाहेंगे, हर कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी कर रहे हैं बच्चे को रोकने की कोशिश ना की जाए, वो करने दीजिए उसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो करेगा वही सीखेगा, हर चीज को वो साइंटिफिकली देखने की कोशिश करेगा। इसीलिए बच्चे को कुछ भी खिलाना दीजिएगा, कुछ पल के लिए खेलेगा, फिर जानने की कोशिश करेगा क्यों चल रहा है, जो भी दीजिएगा वो खोलेगा, उसको देखेगा क्यों चल रहा है, बल्ब चल रहा है क्यों चल रहा, फोड़ेगा उसको, है ना। ऐसा ही हम लोग जब 10th क्लास में थे तो वहां पर हम लोग पढ़े थे 20 के दांत एक चैप्टर, उस चैप्टर में यही बातें बताई गई थी कि सेन साहब जो है उनके एक लड़का है ना, तो वो लड़का मतलब कि सेन साहब चाहते हैं कि हम इसको इंजीनियर बनाएं, सेन साहब चाहते हैं कि हम इसको इंजीनियर बनाएं, तो उनका थॉट ये है कि जब इंजीनियर बनाना है इसको तो शुरू से ही इंजीनियरिंग लाइन में रखो, टेक्निकली इसको रखो ताकि आगे चलकर इंजीनियर बन सके। इसे उनके घर पे जो भी गेस्ट आते हैं तो क्या करता है, गाड़ी का हवा खोल देता है, कभी उनके हेडलाइट खोल देता है, कभी कुछ कर देता है, तो कंप्लेन होता है कि भाई सेन साहब समझाइए बच्चे को ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं वो सीख रहा है, देख रहा है, सही बात तो सीख रहा है, हेडलाइट जल रहा है क्यों जल रहा है, तोड़ दिया उसको, तो वहां पे वो सीखने की कोशिश कर रहा है, इस टायर में इसमें से आवाज क्यों निकल रहा है, अगर उसके वॉल के अंदर कुछ डाल है तो आवाज क्यों निकल रहा है, ये कोशिश कर जाने उसके अंदर क्या है ना। तो वही बात है, वहां पे अगर ये डांट दिया कि नहीं अगर करोगे तो पिटाओगे, तो फिर दोबारा उसको जाने की कोशिश ही नहीं करता, कि वो डर जाता कि नहीं ये करने से पिटा जाएंगे, फिर जाने की कोशिश नहीं करता। और फिर आगे के टाइम पे जब वो 10th पास कर गया, आईएससी पास करके इंजीनियरिंग में गया, फिर वही हम सिखा रहे हैं, तो बचपन से इसके माइंड में बैठा हुआ ये डर वाली बात है, तब उस डर वाली बात को हटाने में फिर टाइम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट वाली जो स्टेज है इसमें हमेशा बच्चे को अवसर देनी चाहिए, उसको फ्रीडम देनी चाहिए हर काम करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इसी स्टेज में बच्चे के अंदर अपने लाइफ के प्रति विल डेवलप होती है, इच्छाएं जागृत होती हैं कि हमको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए बहुत लोगों को देखे होंगे कि जब छोटा बच्चा है उसका फर्स्ट बर्थडे जब मनाते हैं तो बहुत सारे खिलौने रखे जाते हैं, है ना, और उन खिलौनों के बीच में उसको रख दिया जाता है कि बच्चा किधर अट्रैक्ट हो रहा है, किस खिलौने की तरफ जा रहा है ना। तो जिस खिलौने की तरफ जाता है कोशिश समझा जाता है कि ये बच्चा का फ्यूचर उसी लाइन में बनेगा, जिस तरफ गया, जिस खिलौने की तरफ चला गया, हर तरह के खिलौने वहां पर सजाए गए हैं, जिधर गया तो माता पिता गेस करते हैं कि बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है, उसको जानने की कोशिश कर रहा है, यानी उसके बारे में उसको बताओ, तो फ्यूचर उसका उसी में बनता है। तो इस तरह से ये उसमें क्या होगा, एक विल डेवलप होगा। ठीक है, फिर तीसरा स्टेज होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, है ना। अब यहाँ पे ये होगा, ये एज जो है 3 to 5 इयर्स तक चलते हैं। इस एज में क्या होता है तो बच्चा इनिशिएट करता है, हर काम को करने की कोशिश करेगा। पहले तो बस वो जानने की कोशिश करेगा क्या है, अब उस काम को खुद से करने की कोशिश करेगा, हम कैसे करते हैं, है ना। पहले जो है छोटे अवस्था में जब था, यानी ऑटोनॉमी वाले स्टेज में जब था, तो उस स्टेज में आपने उसको मोबाइल दिया तो उस बस मोबाइल नॉर्मली आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपने चालू करके दिया तब वो यूज करेगा। अब ये जब इनिशिएटिव स्टेज में जब आ जाएगा तो मोबाइल को आपसे चालू करके नहीं मांगेगा, खुद चालू करेगा। ये होता है, हर चीज को खुद से इनिशिएट करेगा। ठीक है, और वहीं पे उसकी गिल्ट वाली बात आई, कब इनिशिएट कर रहा है आपने उसको डांटा, उसके अंदर अब क्या हो गया, डर बन गया, तो गिल्ट उसको फील हुई और तब वहां को काम को छोड़ देगा। ठीक है, हर चीज को कोशिश करेगा, हर चीज को देखने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, उसको उसी रास्ते में पॉजिटिवली सिखाइए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर अगला आता है इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी।
है ना, यानी कि इसको स्कूल एज कह सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल एज में क्या होते हैं, तो बच्चे पढ़ाई के लिए हम लोग पढ़ाते ही हैं, बट स्कूल एज में जो बच्चा है वो हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। जो भी एक्टिविटी होती है वो अब पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है स्कूल एज में, और खुद उसको लीड करने की कोशिश करता है, चाहता है कि हम ही इसका लीडर बने, है ना, ऐसी बातें होती है। तो स्कूल एज में ये एक्टिविटी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये 5 से 12 वर्ष की अवस्था है, और इसी एज में कहीं ना कहीं एडोलसेंस मतलब कि सेक्सुअल चेंज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जहां भी जाएगा वो पूरी टीम को अपने अंडर समझने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि हम इसको लीड करें, हम इसमें मेरा मतलब की भागीदारी सबसे श्रेष्ठ रहे, ऐसे वो कोशिश करेगा। और इसीलिए भी बहुत से बच्चे इस मतलब कि जब थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हम लोग कर देते हैं, यानी कि उसके इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, स्कूल एज जो है, उसमें अगर थोड़ी सी मिस्टेक किया तो बच्चा उम्र भर के लिए क्या होता है, पीछे छूट जाता है। तो इसीलिए हर बच्चे को लीड करने के लिए सिखाना चाहिए, हर बच्चे को लीड करने का अवसर देना चाहिए, ताकि वो उसमें लीडरशिप डेवलपमेंट हो सके। ठीक, आगे आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी एडोलसेंस वाली एज ही है, ठीक है। तो इसमें बच्चा अपना आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, डेवलप करता है, जैसे इसके पहले हमने बताया। तो इसमें भी क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, मतलब हर जगह जहां भी जाएगा वो अपने आप से जानने की कोशिश करेगा कि हम इस नाम से हैं। जैसे हम नॉर्मली हम लोग अपने इंडिया में यही होता है ना, कि अगर हम अपने पापा के घर पे हैं तो पापा के नाम से जाने जाते हैं कि फलाना का बेटा है, अगर मामा के घर पे हैं तो मम्मी के नाम से जाने जाते हैं कि मम्मी के उनकी लड़का है ना, ऐसा होता है। लेकिन इस स्टेज में जब आता है बच्चा आइडेंटिटी वाली स्टेज में, तो इसमें क्या होता है, वो खुद से अपना आइडेंटिटी बनाना चाहता है, जो भी होगा हम मेरे नाम से जानेंगे। इसी एज में ही बच्चा जो है कहीं ना कहीं अपना आगे का टारगेट सेट करता है, और इसी एज में हमने भी ये तय किया था कि हमको टीचिंग करना है। यही एज होता है, क्योंकि 12 से 18 वाला वर्ष का एज है, ठीक है। तो हमने भी यही तय किया था, इसी एज में तय किया था कि हमको टीचर ही बनना है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे गांव के एरिया में, तो वहां पे जैसे तैसे पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन जैसे हम सिवान आए पढ़ने के लिए, तो घर से तो काफी स्ट्रगल करके आना पड़ता था, 15 किलोमीटर की दूरी सफर करना पड़ता था, साइकिल तय करना पड़ता था। तो यहाँ जब आते थे तो यहाँ आकर टीचर लोग जब लाइव देखते थे कि हाँ भाई इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे से इतना फीस लिया जा रहा है ना, रियली में मतलब जो इनिशियल लाइफ जो मेरा रहा तो काफी स्ट्रगलफुल रहा, इकोनॉमिकली हो चाहे फिजिकली हो, मेंटली, हर तरह से। तो यहाँ जब आके हमने देखा टीचर भाई पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग खुद से अनुमान लगाते थे कि हाँ जब इतने बच्चे हैं, एक बच्चे का फी इतना है तो कितना ये कमाते हैं, तो करोड़ों हम हिसाब लगा देते थे, है ना। ये टीचर जो है एक साल में 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहा है, हाँ क्या। अब हम जिस टीचर के पास पढ़े उनका बायोलॉजी का देखें तो बायोलॉजी भाई मेरा रोल नंबर कितना है, तो 500 कुछ है। अब मेरे बाद फिर एडमिशन हुआ होगा, ये हजारों बच्चे हैं, अरे बच्चे से 4000 ले रहे हैं, तो काउंट कर लीजिए कितने करोड़ हो गए। तो ये जो यहाँ पे जब बातें आई, तो जब पढ़ाई जब शुरू हुआ तो वहां पे ये तो एक अलग बात रहा अपने फ्यूचर सेटल की, लेकिन जब पढ़ाई शुरू हुआ तो वहां पर हम अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाने की कोशिश की। जब पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, सब चलने लगा, सिलेबस आगे बढ़ने लगा, टीचर क्लास से पूछने लगे, हर चीज का आंसर देने लगे, टॉप 5 नंबर आते थे, फिर भी हमको संतुष्टि नहीं हुई। कब? जब 2 महीने के लिए बीच में सर हमसे पूछना छोड़ दिए। हमें से नहीं, मतलब काफी ज्यादा सीरियस स्टेज आ गया, जब एग्जाम का टाइम होता है तब टीचर बस पढ़ाई पे फोकस करता है, फीडबैक लेना थोड़ा कम कर देता है ना, कोचिंग की बात बता रहा है। तो उस कंडीशन में हमको लगा नहीं, हमारा आइडेंटिटी थोड़ा लुप्त हो रहा है, एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या किए, घर पे गए, पापा से बोले कि नहीं सर हमसे पूछते नहीं, आप फोन करिए, सर को बताइए, घर पे पढ़ता है। यानी हम पहले, मतलब हमको लगता है कि हम दुनिया के पहले ऐसे इंसान रहे जो अपने पेरेंट्स से अपनी मतलब की बोले कि हमारी कमी को बताइए। आखिर कमी नहीं है मेरे अंदर, बट हमने बोला कि सर से फोन करके मेरे बारे में कमी बताइए कि ये लड़का पढ़ता नहीं है, आप इसको डांटिए, इसे रेगुलर सुनिए। बस हमारे अंदर यही बात थी कि रेगुलर सुनेंगे सर हमसे, हम रेगुलर जवाब देंगे तो हमारी आइडेंटिटी थोड़ी ऊपर आएगी। इसलिए हमने ऐसा बोला। संजोग से पापा जी फोन किए भी, उस दिन कोचिंग में बंद था। लेकिन आइडेंटिटी बनाने के हमने काम किया है, प्रयास किया है। फिर वहां जब आगे बढ़े तब ये अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का आइडेंटिटी की बात आ गई, है ना, कि नहीं हमको भी टीचर बनना है, और टीचर बनने के जैसे सर मशहूर है बस हम भी मशहूर हो जाएंगे, हमको भी डिस्ट्रिक्ट के लोग जानेंगे, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल टीचर देते रहते हैं, हम भी देते रहते हैं बच्चों को। तो उसमें अपनी आइडेंटिटी वाली बात आ गई। सर हमको समझाए थे उस समय कि रॉयल लाइफ जो होती है, पर्सनालिटी जो होती है, उसका क्या वैल्यू होता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि जब वो सर अपनी बात बता रहे थे कि जब नॉर्मल स्टेज में थे, नॉर्मल कंडीशन में जब थे, तो अपने गांव के विधायक से मिलने गए,
तो वो मतलब वैल्यू नहीं दिया उस समय, लेकिन कुछ दिन के बाद से फिर उसी विधायक से 1 हफ्ते के बाद ही गए अपना बुलेट था पूरे अच्छे से वेल मेंटेन होके गए, है ना, पूरे सोने का गहना वाना जो हाथ में पहनते हैं लोग पहन के गए, है ना। तब जब गए तो विधायक की जैसे बैठ बतिया, हाँ सर बोलिए क्या बात है। तो वहीं वहां पे हमको लगा कि नहीं यहाँ आइडेंटिटी वाली बात है। नॉर्मल स्प्लेंडर से गए थे तो वहीं विधायक नहीं पूछा हमको, अभी बुलेट पर एकदम आवाज करते हुए जा रहे हैं, है ना, सोना पूरा ऊपर से नीचे लदा हुआ है, तब ये वैल्यूएबल आती है। यानी वहां पे आइडेंटिटी आ गई, हमारे मन में ये बातें आ गई, हर इंसान के मन में ये बातें आती है इसी एज में अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। और तब हम लोग तय करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इसी एज में अगर निगेटिव बातें अगर माइंड में आ जाती है आइडेंटिटी के बनाने के प्रति जब सोचते हैं, यानी हमने जब सोचा कि हमको टीचर बनना है, बायोलॉजी पढ़ाना है, देखिए हमारे गुरुजी जो है हमारे सिवान के टॉप बायोलॉजी के टीचर है, तो हम भोपाल के टॉप टीचर बनेंगे, हमने ऐसा पहले ही सोचा। लेकिन उस समय अगर जब ये बात हम सोच रहे थे तब बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि टीचर का काम किसका होता है, जो कुछ नहीं करता वो टीचिंग करता है, लेकिन हमने उस पर फोकस नहीं किया। लेकिन वही अगर हमारे पेरेंट्स ऐसा कह देते कि नहीं फेलियर इंसान ही टीचर बनता है, तो फिर आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो यही यहाँ पे आ रही है कि आइडेंटिटी बनाने के टाइम पे अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं, हमारे पेरेंट्स अगर पॉजिटिवली लेते हैं, हम बच्चों के प्रति पॉजिटिवली लेते हैं, उसके एक्टिविटी को हम पॉजिटिवली लेकर के उसको समझाते हैं, गाइडेंस करते हैं, तो अपना फ्यूचर बना पाएगा, अपना आइडेंटिटी बना पाएगा। नहीं कर पाते हैं तो जो वो सोच रहा था वो नहीं करेगा, फिर फ्यूचर में जाके वही कहेगा। आईएससी में जब ग्रेजुएशन जाएगा तो पूछेगा बाबू क्यों पढ़ रहे हो, तो भैया कहा आईएससी क्यों पढ़ रहे हो। हमारे साथ भी होता है, हम भी जब पढ़ते हैं पीजी जब हम लोग क्लास करते थे तो उस टाइम पे जब भी हमारे प्रोफेसर पूछा करती थी कि बाबू कोई भी छोटा क्वेश्चन पूछ दी, किसी लड़की से किसी लड़के से नहीं आंसर दिया, क्यों पढ़ रहे हैं, पीजी क्यों कर रहे हैं, तो मैम ग्रेजुएशन कर ली है, पापा कह रहे पीजी भी कर ली। यानी उनका अपना आइडेंटिटी नहीं है, यानी इसी एज में वो लोग डाइवर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आती है। फिर आगे आता है यहाँ पे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, तो ये एज जो है 18 साल से ऊपर क्या आता है ना, तो इसमें 18 साल के ऊपर के मतलब अभी जो जिसे हम लोग हैं 18 से 35 साल वाला है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी वाली बात नहीं होती है, यहाँ पे रिलेशनशिप वाली बात है ना। आइडेंटिटी बन चुकी है, जो होना था हो चुका है, और रिलेशनशिप की तरफ माइंड डाइवर्ट होने लगता है, जाने लगता है ना। ये हमारे लाइफ में ये होनी चाहिए, ये आदमी आना चाहिए, ये आदमी जाना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे दोस्त होने लगते हैं, है ना। इसमें सबसे अधिक बदलाव होता है हमारे लाइफ के अंदर, और अस्थायित्व भी आता है। ठीक है, उसी तरह से आगे आता है जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, है ना। जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि ये स्टेज जो है 40 से 55 साल वाला एज है। इसमें हम क्या करते हैं, तो ये देखते हैं जब हम लोग 40 साल 55 साल के हो जाते हैं तो हम ये मतलब महसूस करते हैं कि हमने क्या किया, अच्छा किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो पछताएंगे, और अच्छा किया तो कोई बात नहीं है, खुश होकर रहेंगे, है ना। फिर अगली आता है अपना आपका ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि ये एज जो है 55 प्लस है। यानी आपको लगता है 55 प्लस की जब एज हो जाते हैं तो वहां पे हमारे माइंड ये देखता है कि हमने क्या किया। अगर अच्छा किया तो वहां पे सेटिस्फाई है, और नहीं किए तो वहां पे क्या होगा, वो उदास हो जाएगा। ठीक है, सही है भाई, तुम सब कवर कर लिया, बस थोड़ा बैक करिए और बैक करिए, थोड़ा करिए। हाँ, तो ये जो है थर्ड रूल है। ठीक है, अब इस रूल में क्या करना, ये रूल का मतलब इसको देने वाले कौन है, तो जिन पीरियड है। ठीक है, इस इनके थ्योरी को ये कहा जाता है कॉग्निटिव थ्योरी, है, या इसे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी संज्ञानात्मक थ्योरी के नाम से जानते हैं। यानी बच्चा जो है वो अपने होशो हवा संभालने लगता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो है इसे इसमें हम क्या करते हैं, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है बच्चे का, उसको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। तो पहला है यहाँ पे इस लाइक वो चीज नहीं है जो हम अभी बोल रहे हैं, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रेशन। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मैच्योरेशन में क्या आता है, तो इसमें बच्चा जो है रेडी होता है लर्न करने के लिए, यानी फर्स्ट स्टेज है
जितने भी स्टेज में पढ़ा है, जितने मतलब की थ्योरी पढ़ा है, सब थ्योरी बाय बर्थ टू ओल्ड तक जा रहा है। इसमें भी बाय बर्थ से शुरू हो रहा है। तो पहला जो है इसमें मैच्योरेशन एक स्टेज है, जिसमें बच्चा मतलब पैदा हुआ है, तुरंत वो अब होश संभालना शुरू किया है, तो वो हर चीज को जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसे रेडनेस टू लर्न करेंगे, है ना। फिर ये हर चीज को एक्सप्लोर करना कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। दूसरा होता है एक्सपीरियंस, यानी जो एक्सपीरियंस होगा उसको करेगा, और जो नहीं देख पाया, एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, उसको नहीं कर पाएगा। कहानी मतलब हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं, हमें एक्सपीरियंस है कि हम मोबाइल है, लेकिन वे लोग जो मोबाइल जानते ही नहीं है ना, आदिवासी टाइप का जो मोबाइल देखा ही नहीं है, उसको लेकर दे दीजिए तो यूज नहीं कर पाएगा। तो सेम बात यही होती है कि ये जो एक्सपीरियंस वाला केस जो है, इसमें बच्चा वही करेगा जो उसको दिख रहा है, और वो बिल्कुल ही करने की कोशिश नहीं करेगा जो नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर सोशल इंटरेक्शन होता है, तो लोगों से वो इंटरेक्ट करता है, आगे अपनी समझ बढ़ाता है। इक्विलिब्रेशन को जो की जो स्टेज है, इसमें क्या करता है, तो क्लियरिटी को क्लियरिफाई करने की कोशिश करता है। सब काम करने से पहले देखेगा कि वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगा। इस तरह से इस थ्योरी के भी 4 स्टेज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ाइए तो बात है इस तरह से ये थ्योरी जो है यहाँ पे भी खत्म होता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, टाइम को ध्यान रखकर खत्म करते हैं।